ओके, प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कुछ रह गए हैं हमारे, तो नेक्स्ट है sold goods costing 10,000 cost plus 20% profit less 10% डिस्काउंट। तो इस चीज को समझ लो कि गुड्स सोल्ड किए हैं, कॉस्ट उसका कितना था, कॉस्ट है 10,000, उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर लो, प्रॉफिट 20% है, 20% ऐड करोगे इसके ऊपर आ जाएगा आपका 2,000 प्लस करके 12,000 की चीज बन गई। अब ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर है 10% का, तो ये 1200, ये माइनस हो जाएगा, 1200 माइनस होगा तो 10,800 के आपके गुड्स, ठीक है। तो वैल्यू तो थी 10,000 की, 2,000 का प्रॉफिट क्यों हुआ, बट उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी आपको देना पड़ा, मिल गया, ठीक है, तो देना पड़ा। तो ट्रेड डिस्काउंट को आपने शो करना है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ये पहले से ही फिक्स होते हैं। इन सबको क्या करोगे आप, 800 से 90 डालोगे, तो कैश आपके पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 10,800 10,800 बीइंग गुड्स sold at profit and trade discount. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. The sold goods purchased at list price 25,000, trade discount 15%, at profit भी करना है इसमें 20% का, और कैश डिस्काउंट भी मिला है और पेमेंट हुई है चेक से। तो कॉस्ट है इसका 25,000, प्रॉफिट इसमें देखो, प्रॉफिट चाहे पहले ऐड करो चाहे ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करो, उसको कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, अमाउंट आपकी सही आएगी। तो प्रॉफिट आपका है 20% का, 20% इसमें ऐड करेंगे तो इसका 20% कितना आएगा 5,000, 30,000 की चीज। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 15%, 4,500, ठीक है, 20%, और ये हो जाएगा 34,500 का, डन। माइनस करना है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25,500। अब इस पे कैश डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट है 10%, 10% इसमें 2,550 या आप कर दोगे माइनस, तो वैल्यू कितने की रहेगी 0.5 9 2 22,950, ठीक है, चेक करो एक बार। तो कितनी वैल्यू होगी, तो सेल तो किया आपने, तो आपने इस वैल्यू को इतने में सेल कर दिया, तो आपने डिस्काउंट दिया है कि लिया है, सेल कर रहे हो कि परचेज कर रहे हो, तो हम सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो हमने डिस्काउंट दिया हो। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड और टू बैंक, तो ये कैश में आपके पास आया है बैंक, आपने किया सेल, आपने क्या किया 25,500 की चीज पे 2,550 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो सेल तो आपने 25,500 का ही करा, डिस्काउंट आपने दे दिया 25,50 का, और आपके पास पैसे कितने हैं 22,950, ठीक है,
यहाँ पे प्रॉफिट ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो आपको कैश या बैंक में आएगी। नेक्स्ट है और इससे जो ड्यूरेशन है वो भी लिख लो, बीइंग गुड्स सोल्ड एट प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट में है स्टॉक है एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000 के और सैलरी ड्यू भी है। चलो पहले तो स्टॉक का देख लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास अगर स्टॉक बच जाते हैं तो वो आपके होते हैं एसेट्स। एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है आपका, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एसेट है तो इसलिए हमने डेबिट। बी क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। चैप्टर भी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वहां पे डिटेल में भी आप पढ़ोगे। फिलहाल के लिए देखो कि जो स्टॉक है हमने ट्रांसफर किए हैं ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 हो गया। सैलरी ड्यू है, तो सैलरी ड्यू है, आपने पेमेंट की नहीं, तो सैलरी आपकी है क्या? वैसे सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चे हैं तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और आपने क्योंकि पेमेंट तो की नहीं है तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके ये हो जाएगा। चलो एक हम छोटा सा और कंसेप्ट देखते हैं, क्रू एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग, ठीक है। दोनों एक्रूड आपके इनकम भी हो सकते हैं, एक्सपेंस भी हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकते हैं। मैं आपको एक्सपेंस का बता दे रहा हूं, इनकम के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब और एक्रूड का मतलब बहुत ही माइनर सा फर्क है। वो है क्या? अब किसी पर्सन को हमने एक दिन के काम पे रखा, हमने कहा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब जड़ी बूटियां तो अच्छी चीज होती है, वैसे घास फूस हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा जंगल टाइप बन गया, उसकी सफाई करनी है। वो बंदा कहता ठीक है मेरा एक दिन का काम है 800 रुपये लूंगा, 800 रुपये। मैंने चल ठीक है तो काम करते सही। अब वो बंदा 1 बजे तक काम कर रहा है, ठीक है, और उसके 4 घंटे हो गए। 8 घंटे वैसे काम करता है जनरली, ठीक है, जो भी कोई काम पर्सन काम करेगा वो आपको 8 घंटे काम करके ही देगा। उसने 4 घंटे काम किए, उसके कितने रुपए बन गए? 400 बन गए, 400 बन गए। अब वो बंदा कहता कि भाई साहब देखो बात ऐसी है, जो जितने मैंने मतलब काम किए हैं उस हिसाब से मेरे को पैसे दे दो, मैं चला जाता हूँ। वो काम किया ही काम है तूने, आधा काम किया, आधा काम तो तेरा पड़ा है, काम करेगा कौन? कहता नहीं यार मैंने जाना है। तो हम क्या कहेंगे? तू जा चल जा, क्या हमें क्या दिक्कत है? पैसे नहीं मिलेंगे मतलब, तो पैसे कब मिलेंगे? जब वो सारा काम करके जाएगा, 8 घंटे अपने लगा के जाएगा। तो उस पर्सन ने चलो ठीक है अच्छा पर्सन था, 400 रुपए के हिसाब से मतलब 400 रुपए और 8 घंटे उसने काम कर लिया अपने, और हमने उसको पैसे दे। अब इसमें सीखने वाली क्या चीज है कि जब उसने 1 बजे ये कहा कि मेरे पैसे दे दो, मेरा काम हो चुका, मैंने 4 घंटे काम कर लिए हैं, तब तो वो क्या थे? क्रू थे। अब जब उसने 8 घंटे अपना काम कर लिया है, सारा काम हो चुका है, तो अब उसका जो एक्सपेंस क्या हुआ? ड्यू हुआ, आउटस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए तो बनता है उसका मांगना, बट हमारा देना नहीं बनता,
क्योंकि अगर हम दे देंगे तो फिर आधा काम करेगा कौन, आधे काम के लिए फिर से कोई पर्सन आएगा कहेगा नहीं जी मैं तो 800 रुपए ही लूंगा, फिर क्या करेंगे? तो बनता है उसका 404 घंटे के हिसाब से, बट देंगे नहीं, वो अक्यूड है। और जब उसने पूरे का पूरा काम कर लिया, 8 घंटे अपने लगा लिए, तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। तब हम कहते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग। जनरली जो कोई भी काम पे अगर लगता है 1 महीने के बाद उसको तनख्वाह मिलती है, ठीक है। अब बीच में कोई पर्सन आके ये थोड़ी ना कहते कि 20 दिन का मेरा काम हो गया, मेरे को दे दो पैसा, ऐसा वो कहेगा, बट देंगे नहीं हम उसे, ठीक है। हम देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम कहेंगे तेरी तनख्वाह 1 दिन मतलब 1 महीने के बाद 1 तारीख को ही मिलेगी, चाहे तो बीच में से चला जा, जो मर्जी कर, 1 तारीख आएगी तभी तेरे को तनख्वाह मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब वो 1 तारीख आ गई तब वो ड्यू हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए, और जब उसने 20 दिन बाद 15 दिन बाद पैसा मांगा तो वो अक्यूड, पेमेंट दोनों की ही होगी। तो यही अक्यूड आगे जाके क्या बनते हैं, ड्यू या आउटस्टैंडिंग बनते हैं। सर अगर सैलरी प्रीपेड का दे तो कैसे होगा? चलो प्रीपेड का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अब प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड ये 2 चीजें होती हैं, इसमें भी अब लॉजिक देखो क्या है। एक प्रीपेड है और एक है अनएक्सपायर्ड। डिफरेंस देखो प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड में। आपने क्या किया, मोबाइल रिचार्ज करने का सोचा, ठीक है। आपने सोचा यार चल ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि अपना मोबाइल रिचार्ज करता हूँ 1 महीने का। वहां पे एक और ऑफर आ गई आपको कि अगर आप मान लो 100 रुपए का 150 रुपए का रिचार्ज कर रहे हो 1 महीने के लिए, वहां पे 1 मंथ के लिए एक और ऑफर सी आ गई कि अगर आप 100 रुपया और पे कर दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 महीना और मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 150 रुपया था आपका पिछला बिल था, ठीक है, आपने पेमेंट करनी ही करनी है, बट आपने सोचा यार क्यों ना मैं 100 रुपया और पेमेंट कर दूं तो 1 मंथ और चला पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो फायदा ही तो हो रहा है 50 रुपए का। तब आपने क्या कर दिया कि प्रीपेड कर दिया। सर्विस के चार्ज आपके ये 150 थे, बट आपने 250 पेमेंट कर दिए, 100 रुपए के प्रीपेड कर दिए। डन, ये प्रीपेड है, इसलिए हमारे ये एसेट बन जाते हैं, क्योंकि इसका फायदा हम फ्यूचर में लेने वाले हैं। 1 महीना वो मोबाइल चलाएंगे ना, नेट हो गया चाहे वॉइस कॉल होगी वो तो चलाएंगे, वो खत्म तो नहीं होगा। अब अनएक्सपायर्ड पे आ जाओ। अनएक्सपायर्ड का क्या मतलब होगा, 1 साल की आपने 500 रुपया पे किया, पे कर दिया, 1 साल के अकॉर्डिंग मान के चलो आपने 5000 पे कर दिया, और वो रिचार्ज चलेगा 1 साल तक। 1 साल हमारी बुक्स कब क्लोज या ओपन हो रही है, हमारी बुक्स 1 जनवरी को स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर को बंद हो जाती है, अगर लॉजिकली हम थोड़ा सा बिजनेस से रिलेट करके चले। अब हुआ क्या, हमने जो मोबाइल रिचार्ज और एक्सपेंस वगैरह जो थे वो किए 1 जुलाई को, 1 जुलाई को किया। अब 1 जुलाई का जो टर्म पीरियड है वो कब तक चलेगा, 30 जून तक, 1 साल, इतना ही चलेगा ना। बट देखो हम बुक्स कब क्लोज कर रहे हैं, दिसंबर को, 6 महीने बाद ही दिसंबर आ गया और उसमें हमने बुक्स को क्लोज कर दिया। अब जो बचा हुआ ये मतलब ये जो 6 महीने हैं बचे हुए, अब इसका क्या, ये होते हैं आपके अनएक्सपायर्ड। आपने एक बार पेमेंट कर दी, उसमें से कुछ बच गया और उसका बेनिफिट आप अगले वाली लोगे, वो होते हैं अनएक्सपायर्ड। और प्रीपेड जब आपको लगा कि हाँ फायदा है यहाँ पे, तो आपने एडिशनल पेमेंट की है और उस एडिशनल पेमेंट को क्या कहते हैं, प्रीपेड। होते दोनों ही सेम है, ऐसे नहीं होते आपके कि दोनों का ही बेनिफिट आप उठाओगे। तो ये एक माइनस का डिफरेंस था प्रीपेड और अनएक्सपेक्टेड। जैसे सारे प्रीपेड करते हैं फायदा होता है। बिल्कुल, आपने पहले ही एक्सपेंस की पेमेंट कर दी,
वो आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेंट पे किया है, ठीक है। तो ठीक है, जो आपने रेंट पे किए हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट, जो सिंपल सा कैश, जो इजी सा उसको रेंट लिखने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ। इंटरेस्ट ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ। आपका ये एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुई? आपकी इनकम है, इंटरेस्ट ड्यू था, अक्रूड इंटरेस्ट है, ठीक है। इंटरेस्ट आना था, हाँ पैसा आने वाला है बट आपको वो मिला नहीं। तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपके क्या थे? इंटरेस्ट आपके थे इनकम, इसलिए एसेट तो डेबिट, इनकम तो क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड, ओके। नेक्स्ट है कि रेंट फ्रॉम टेनेंट रिसीव इन एडवांस फॉर अप्रैल टू मई नेक्स्ट ईयर। आपने पहले ही रिसीव कर लिया पैसा, रेंट का पैसा पहले रिसीव कर लिया, आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि समय से पहले ही आपने रिसीव कर लिया। उसके लिए जिसने पे किया है उसके लिए एसेट है तो आपके लिए लायबिलिटी है। उसका तो हम नहीं बना रहे बुक्स, हम अपने ही बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा तो आ गया आपका, तो कैश अकाउंट डेबिट है टू एडवांस है, ये आपकी लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट करना है। बी कैश रिसीव फ्रॉम एडवांस, क्लियर। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज की है। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज की है 1 लाख की, और उसके साथ साथ फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारे चार्जेस दिए। तो एक बात बताओ कि जब आपने कोई भी एसेट खरीदा तो उसकी पेमेंट इकट्ठे ही करोगे? कैसे? पर्सन कहता है कि ठीक है आपने ऑर्डर किया है, आपके पास पहुंच जाएगा, बट ये जो सामान है, मशीनरी जो है तो अपने आप में 1 लाख की है, उसकी कॉस्ट दोगे। यहाँ से लेके जाने का भी खर्चा आएगा, उसका 5000 है, उसको फिक्स करने पे भी खर्चा आएगा। इसलिए एसी, अब एसी हम 1 लाख, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 3-4 लेके आना पड़ेगा, तो हमें तो कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए जो कि वहां से हमें हमारे घर पे लेके आए। तो जब वो लेके आएगा तो उसका खर्चा लेगा, वो उसका भी खर्चा लेगा, और जब फिक्स करेगा तभी हमारे से खर्चा लेगा। तो ऐसे खर्चे हम टोटल कर लेते हैं, एसेट के ऊपर टोटल कर लेते हैं, गुड्स के ऊपर टोटल नहीं करते, उसको अलग से शो कर दिया जाता है। उसका रीजन क्योंकि हमने कॉस्ट भी देखनी होती है और सेल्स के ऊपर कितना पैसा आया वो भी देखनी होती है। खर्चे अलग हो जाते हैं, सेल्स अलग या परचेज अलग, उसकी कॉस्ट अलग हो जाती है। बट मशीनरी को तो बार बार हम बेचते नहीं है, या हम एसेट को बार बार बेचते नहीं है, तो इसलिए सारे के सारे खर्चे उसमें ऐड कर देते हैं। तो जितने भी खर्चे होंगे वो सभी ऐड करके ही लिखोगे जब तक कोई रिपेयर ना हो, ठीक है। तो मशीनरी आपकी एसेट है, मशीनरी आपके पास आ गई, 2 कैश आ जाएगा, इसमें 1 लाख तो था ही, और उसके साथ साथ 6000 फ्रेट का खर्चा और 4000 जो है इंस्टॉलेशन चार्जेस आ जाएंगे। 1,10,000 के आपके ये एंट्री खर्चे से बिल्कुल ये खर्चे हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया।
ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एसेट खरीदोगे, जब भी कोई न्यू एसेट खरीदोगे तो उसमें सारे के सारे खर्चे ऐड हो जाएंगे। तो बीइंग मशीनरी परचेज and expenses. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज किया है मिस्टर राज से। तो फर्नीचर आपके पास आ गए टू मिस्टर राज, क्योंकि क्रेडिट पे है ये 1 लाख। बीइंग फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग परचेज किया है 1 लाख का और उसके ऊपर रिपेयर भी करवा दिया, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं। बिल्डिंग आपने बना लिया तो सारे सारे एक्सपेंस उसमें इकट्ठे डाल दोगे, हाँ इंक्लूड हो जाएगी उसमें, हम अलग से शो नहीं करेंगे। तो बिल्डिंग आपके पास एसेट है, एसेट जनरेट हो गया टू कैश 1,15,000 बीइंग बिल्डिंग परचेज। नेक्स्ट अब मशीनरी को जो सोल्ड किया है 3,000 का था, 2500 की बेच दी। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखाएंगे, ठीक है। तो उस पे जब गुड्स हम सेल कर रहे थे या परचेज कर रहे थे वहां पे हम उसको नहीं दिखा रहे थे, बट जब भी एसेट की बारी आएगी, जब भी एसेट परचेज या सेल होंगे तो वहां पे अगर प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो उसको आप शो करोगे। तो आपने क्या परचेज सेल किया, हाँ कॉस्ट 3,000 की चीज 2500 में दे देंगे, तो आपके पास कैश आ गया, मशीनरी चलेगी, बट आपके लिए 3,000 की मशीनरी 2500 का मिला, 500 का क्या हो गया लॉस। तो लॉस को कहां पे लिखते हैं, तो लॉस अकाउंट में। 3,000 की मशीनरी 2500 में गई, 3,000 की चलेगी, 2500 वापस आ गए, ठीक है। इसलिए बीइंग मशीनरी सोल्ड ऑन लॉस। नेक्स्ट फर्नीचर एक परचेज किया है 10,000 का और एक ओल्ड फर्नीचर हमने एक्सचेंज करवा दिया और 3,000 का, और बाकी 6,000 की चेक पेमेंट कर दी। तो फर्नीचर आपके पास तो आ गए, एक फर्नीचर आपके पास से चला भी गया, ओल्ड फर्नीचर जो था, ओल्ड वाला है ये न्यू वाला है। फर्नीचर खरीदा कितने का आपने, 10,000 का, और जो ओल्ड फर्नीचर है वो कितना दिया, 3,000 का, और उसके बाद 6,000 की पेमेंट भी की है चेक के साथ टू बैंक। अब देखो फायदा हुआ 1,000 का, टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,000 का। 10,000 की चीज खरीदी, बदले में आपने 9,000 ही दिया था, तो 1,000 आपने क्या कर लिया, फायदे में लगे। इसका बीइंग फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड। नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मशीनरी। ये इंपॉर्टेंट है, हमने मशीनरी खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, क्या एंट्री होगी, इसकी नो एंट्री। ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, ना कुछ आया ना कुछ गया,
ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो रिकॉर्ड क्या करेंगे? जब ट्रांजैक्शन होगी परचेज कर लेंगे तो हम डाल देंगे मशीन टू कैश। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग बनाने के लिए आपने ब्रिक्स, सीमेंट, टिम्बर ये सारी चीजें यूज की हैं और उसकी पेमेंट आपने करी है चेक के साथ। ठीक है, आपके पास बिल्डिंग आ गई और आपने पेमेंट कर दी चेक के साथ, तो दैट्स इट। 4 लाख और बी बिल्डिंग परचेज। अब सेम है यही क्वेश्चन, बट अब जो हमारी कंपनी है, जो हमारी फर्म है, वो डील करती है ब्रिक्स, सीमेंट, मतलब वो हमारे लिए गुड्स हैं। तो अब क्या आएगा? बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, बदले में क्या चला गया? तो गुड्स को क्या लिखते हैं? ये आपके यहाँ भी है। डन। उसके बाद $25,000 का रेंट दिया है और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है। इकट्ठे हैं। रेंट दिया तो रेंट तो आपका खर्चा हो गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई है तो वो आपके एसेट होंगे। तो कैसे? कैश से 25,000 के ये, 50,000 के डिपॉजिट, 70,000 की रेंट एंड डिपॉजिट मेड। अब उसके बाद प्रोप्राइटर ने एक जो प्रीमाइसेस था, जो बिल्डिंग थी, प्रीमाइसेस का मतलब होता है बिल्डिंग, उसमें से 1/3 हिस्सा क्या किया कि खुद रख लिया, मतलब उसने पैसे निकाल लिए। एक तो चलो ठीक है, और जो अमाउंट है वो 15,000 है। एक तो रेंट उसने पे किया, रेंट पेड है, और एक ड्राइंग्स हो गई 1/3, और 2 कैश। मतलब 15,000 की चीज में 1/3 उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाली। तो 5,000 तो निकला है उसके ड्राइंग्स में, बाकी 10,000 की पेमेंट उसने रेंट की है। 10,000 यहाँ पे, 5,000 ये, 15,000 की पेमेंट है। तो नेक्स्ट है रेंट एंड सैलरी और वेजेस, तीनों पे किए हैं। तो रेंट, वेजेस, सैलरी सभी कुछ पेमेंट की है कैश। तो 1,000, 1,000, 1,000, 3,000। इसके साथ आपकी जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट जो था वो सारा खत्म। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें से ही बन जाएंगे, सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। और इसके अलावा बुक्स में जो भी है सारे का सारा टॉपिक भी वही है। और इससे अलावा मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है।